Hello students, myself Vishu Chatwani. I am a chartered accountant as well as assistant professor in government college. इन दिनों में हम कर रहे हैं आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के लिए पेपर लिया उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये हमारा अभी सेकंड पेपर चल रहा है और इससे पहले हम फर्स्ट पेपर कर चुके हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एफ टेस्ट टी टेस्ट आर रिलेटेड टू significant test of a small area sample, significant test of large sample, both 1 and 2, none of the above. सर ये जो F टेस्ट और T टेस्ट होते हैं ये पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं और ये स्मॉल सैंपल की जांच के लिए आते हैं। अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है और आप उन दो सैंपल्स का वेरिएंस उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अगर वो देखना चाहते हैं तो आप F टेस्ट देखेंगे। और अगर आपको ये देखना है कि दो सैंपल एक ही पॉपुलेशन से हैं या नहीं है और अगर अंतर है तो कितना है, उसकी सार्थकता की जांच करना चाहते हैं तो आप टी टेस्ट करेंगे। तो ये दोनों स्मॉल साइज सैंपल्स पे यूज होते हैं। तो इसका आंसर आपका एक रहेगा, ए रहेगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन, Which parts are to be studied at the time of analysis of variance in two-way classification? तो जब आप वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, एनोवा टेबल बनाते हैं, तो आप क्या देखेंगे टू वे क्लासिफिकेशन में? सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स, यस। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज, यस। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल, यस। तो ये तीनों देखे जाते हैं। प्रैक्टिकल तो लंबा तरीका रहता है, ये तीनों चीज़ें उसमें कैलकुलेशन में काम आती है। टू वे क्लासिफिकेशन क्या होता है कि सपोज कीजिए अगर हम केवल ये देखें कि 4 सेल्समैन हैं और उनकी परफॉर्मेंस में कितना अंतर है, अगर हम केवल ये देखें तो वो वन वे क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम 4 सेल्समैन को 4 अलग अलग एरियाज़ में भेजें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भेजें, और फिर उनकी परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है एरिया वाइज भी, तो एक साथ हम 2 वेरिएबल को देखें, सेल्समैन को भी और लोकेशन को भी, तो वे टू वे क्लासिफिकेशन होता है। और उसमें ये सब फिर एसएससी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स, ये सारा का सारा काम आएगा। ऑल ऑफ द अबव का आंसर रहेगा। व्हाट इज द साइज ऑफ लार्ज सैंपल? लार्ज सैंपल कब माना जाता है? ये हमें पता है कि हम पूरी पॉपुलेशन तो ले ही नहीं सकते, पूरी पॉपुलेशन से कैलकुलेशन करने और रिजल्ट निकालने में तो समय लगता है, तो हम सैंपल ले लेते हैं और सैंपल के आधार पे पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारा सैंपल साइज 30 से कम है तो वो स्मॉल सैंपल होता है, और 30 से क्रॉस करता है फिर 30 से ज़्यादा जितना हो, 50, 100, 1000, जितना भी वैसे माना जाता है, जितना लार्ज सैंपल होगा उतने आपके रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल होंगे। तो 30 से ज़्यादा अगर ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं तो उसे लार्ज सैंपल माना जाता है। ठीक है सर, तो इसका आंसर सेकंड रहने वाला है, बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एट्रीब्यूट्स आर डिस्कस्ड इन लार्ज सैम्पलिंग? टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेस, टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शंस, ऑल ऑफ द अबव। चलिए सर, जब आप एट्रीब्यूट वाला चैप्टर करते हैं, गुण साहचर्य देखते हैं कि एक साथ 2 गुण पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, वो 2 गुण आपस में स्वतंत्र हैं या नहीं है, तो उसके लिए अपन जब देखते हैं तो हम तीनों तरीके लगाते हैं। हम जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है और जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें भी तुलना करते हैं, यानी संख्या में तुलना करते हैं। इसी तरह से जो एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन होना चाहिए और जो ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन है हम उसमें भी डिफरेंस देखते हैं, उनको भी कंपेयर करते हैं। और डिफरेंस जो है उसके लिए भी अपन जैसे यूल का कॉफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, कॉफिशिएंट ऑफ कोलिनेशन, कॉफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी, ये सब लगाते हैं। आई थिंक इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। ये सारे तरीके हैं जिससे हम देखते हैं कि 2 गुण आपस में स्वतंत्र हैं या उनमें किसी खास तरह का साहचर्य, एसोसिएशन या रिलेशन है या नहीं। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। गेम थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑल ऑफ द अबव। सर आई थिंक इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। गेम थ्योरी से सुन के लगता है कि शायद ये गेम से रिलेटेड होगी। गेम से रिलेटेड तो है ही है कि जैसे अगर आप शतरंज का गेम खेल रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा लगाना होता है, मैं ये मूव लूँगा तो सामने वाला ओपोनेंट क्या मूव लेगा। इसी तरह बिजनेस में आपको सोचना होता है कि मान लो आमने सामने 2 दुकानें हैं, कंपटीशन में है, तो मैं डिस्काउंट दूंगा तो सामने वाला क्या करेगा।
तो ये आपको गेम थ्योरी में सोचना पड़ता है, उसमें आपको अपनी चाल और सामने वाले की एक्सपेक्टेड चाल को सोचना होता है। पॉलिटिक्स में भी ये होता है, ठीक है, कि आज अगर मैं रिज़ाइन कर दूंगा या रिज़ाइन करने की धमकी दूंगा तो सामने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह और मिलिट्री ऑपरेशंस में भी कि हम अगर एयरफोर्स यूज़ करेंगे तो सामने वाला क्या क्या कर सकता है। तो उसमें क्या होता है सर, हम अपने मैक्सिमम फ़ायदे के लिए जाते हैं और ये भी चाहते हैं कि सामने वाला भी डेफिनेट मूव लेगा तो उससे हमें मिनिमम नुकसान हो। तो इस क्राइटेरिया पे चलती है गेम थ्योरी सर। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक वैसे है ऑपरेशनल रिसर्च वाली बुक का। चलिए सर नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन, इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन और सैंपल, फॉल्टी प्लानिंग, इनएडिक्वेट एंड इनकंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। सर ये सारे रीज़न हैं। हम जानते हैं कि स्टेट्स में जब हम सैंपल से जो रिज़ल्ट निकालते हैं और पॉपुलेशन का जो रिज़ल्ट होता है उसमें डिफरेंस हो सकता है। उस डिफरेंस को हम सैम्पलिंग एरर बोलते हैं, मतलब एरर बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर। स्टैटिस्टिकल एरर को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो होता है सैम्पलिंग एरर या नॉन सैम्पलिंग एरर। देखिए नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि गलती सैंपल की वजह से नहीं है, हमारी या तो प्लानिंग गलत है या हमने रॉन्ग एरिया में जाके, जैसे मैं एक एक बताता हूँ, डिफेक्टिव मतलब आपको डेटा कलेक्ट करना ही नहीं आता। अगर कलेक्ट करना आता है तो आपको उसको क्रॉस चेक करना या टेबुलेट करना नहीं आ रहा। अगर आप एक पॉपुलेशन से रिजल्ट निकाल रहे हो तो आपने पूरा ढंग से एरिया ही कवर नहीं किया या प्रॉपर सैंपल आपने नहीं लिया। आप एक पार्टी का सर्वे कर रहे हो कि वो जीतेगी या नहीं, और आप एक खास तरह के एरिया में जाके सर्वे कर रहे हो जहाँ उसके सपोर्टर्स हैं या वहाँ उनके दुश्मन हैं, तो आपने मतलब कवरेज प्रॉपर नहीं किया, या आपकी प्लानिंग में गड़बड़ है, या आप में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। तो ये सारे एरर समझो स्टेट्स की या सैम्पलिंग की वजह से नहीं है, ये सारे एरर समझो जो सैंपल कलेक्ट करने गया ना उस बंदे की फॉल्टी प्लानिंग में ही प्रॉब्लम है। तो नॉन सैम्पलिंग एरर इन सब वजहों से हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर आएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर, बायस्ड एरर, अनबायस्ड एरर, अबव 1 and 2 बोथ, नन ऑफ द अबव। सर अबव 1 and 2 बोथ, इसका आंसर सी रहेगा। देखिए जैसे पहले तो हमने डिस्कस किया नॉन सैम्पलिंग एरर, अब उसके बाद आते हैं सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर भी सर दो तरह के होते हैं, बायस्ड एरर यानी ये होता है बाय चॉइस, और इसके पे लिख देता हूँ मैं बाय, एक सेकंड सर, ये तो होते हैं बाय चॉइस और ये होते हैं बाय चांस, ठीक है, बाय चांस। अब जैसे मान लीजिए कि जो बंदा सैंपल करने गया, सैम्पलिंग लेने गया, अब उसे रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए थी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए थी, सारे यूनिट्स को शामिल होने का मौका देना चाहिए था, पर उसने जानबूझ के एक खास तरह से सैंपल कलेक्ट किया। अब उसकी नीयत क्या रही हम नहीं जानते। अगर ऐसा वो करता है तो बायस्ड एरर क्रिएट होगी, ठीक है। उसने सारे डेटा वेटा प्रॉपर कलेक्ट किए पर लेकिन वो गया ही एक खास तरह के एरिया में था और मेनली उसने रैंडम सैम्पलिंग नहीं करी। अनबायस्ड एरर क्या होता है, ये तो प्योर लक से होता है, उसने सैम्पलिंग तो जो जैसे करनी चाहिए थी वैसे ही करी, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे लोगों का नंबर आया जो एक खास तरह का ओपिनियन दे रहे थे। अब उसने नहीं चाहा लेकिन एक खास तरह का ओपिनियन दे रहे हैं लोग। जैसे सपोज करो आप डेंगू का सर्वे करने गए कि शहर में डेंगू का प्रकोप कितना है। अब आप जानबूझ के किसी ऐसी बस्ती में गए जो गरीब बस्ती है जहाँ गंदगी रहती है, आप गए ही गलत में, तो ये तो हो गया बायस्ड एरर। और मान लीजिए कि आपने तो अपने हिसाब से लॉटरी निकाली और 1000 रैंडम लोगों को लिया, लेकिन आपकी किस्मत से अधिकतर लोग ऐसे आए जो डेंगू के शिकार थे, तो एकदम से ये ओपिनियन आपने बना ली कि भाई बहुत ज़्यादा प्रकोप है इस चीज़ का। तो बात ये है कि अनबायस्ड एरर भी हो जाते हैं, ठीक है सर। अबव 1 and 2 बोथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो पहला ऑप्शन है PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पथ मेथड, CPM, GERT ये भी है। जैसे मुझे पहले दो ही पता थे, फिर GERT तो मैंने थोड़ा, फिर ये ऑप्शन आ गया तो मैंने ढूंढा यार कि GERT क्या होता है, तो उन्होंने बताया ग्राफिकल इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये भी प्रोजेक्ट प्लानिंग की एक टेक्निक होती है। हमें ये पता है कि जब हम लंबे प्रोजेक्ट लेते हैं तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो ये जो GERT है ना, उसमें क्या होता है, अपन ग्राफिक्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर नेटवर्क डायग्राम तो अपन फर्स्ट और सेकंड में भी बनाते हैं, उनमें भी बनाते हैं, लेकिन ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारे मतलब कहें नोटेशंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एक नोटेशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक नोटेशन है,
इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये है तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी भी देखी जाती है कि ये टास्क के बाद दूसरे टास्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये सब इसके अंदर चेक किया जाता है। तो नेटवर्क डायग्राम के ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट प्लानिंग के ये तीनों मेथड होते हैं। ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर होगा। गर्ट का फुल फॉर्म है ग्राफिक इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट सिचुएशंस? रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स deteriorating gradually with use and time, replacement of the items breaking down suddenly, replacement of human beings, all of the above। इसका आंसर सर ऑल ऑफ द अबव आ गया। जब आप रिप्लेसमेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो होता क्या है, देखिए हम नहीं चाहते कि हमारा काम कभी भी ठप पड़े, कभी भी रुक जाए। हमारा बिजनेस है तो स्मूथली चलता रहे। तो स्मूथली चलता रहे तो आपको थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आपका मान लीजिए कार है या सामान पहुंचाने के लिए एक लोडिंग अनलोडिंग व्हीकल है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक समय के बाद उसमें डेप्रिसिएशन होगा, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी और एक समय बाद तो उसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपके पास कोई एम्प्लॉई है, बहुत साल से काम कर रहा है, लेकिन अब वो 55-60 की एज पे आ गया, तो अब आपको पता है जल्दी रिटायर होने वाला है, आने वाले समय में रिटायर होगा, तो आपको उसका बैकअप सोचना पड़ेगा। तो ये सब रिप्लेसमेंट थ्योरी है जहां आप फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं और उसकी बंदोबस्त करते हैं। तो यहाँ इन सारे केसेस में जो गिवन केसेस है ABC, इन सभी में रिप्लेसमेंट थ्योरी का यूज़ होता है, ठीक है सर। और मेन मकसद यही होता है कि जिस आइटम पे हमारी डिपेंडेबिलिटी है उसके एकदम से ख़त्म हो जाने से हमारा काम ना रुके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अ न्यू सेक्शन 115 BAC हैज बीन इंसर्टेड फॉर assessment from assessment year 21-22. Though this section a new taxation system has been introduced, this section is applicable on individual HUF, firm AOP, company, all of the above। so इसका आंसर है इंडिविजुअल एंड HUF। कई बार ऐसा होता है कि लगातार ऑल ऑफ द अबव आता है तो अपन सोचते हैं भाई तोता उड़ मैना उड़ ऑल ऑफ द अबव, कि सब कुछ उड़। ऐसा नहीं है सर, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है, इंडिविजुअल एंड HUF है। 115 BAC आई थी, इन्होंने कहा कि भाई ये टैक्स रेट को सिंपल करने के लिए है। हालांकि ये इतनी पॉपुलर हुई नहीं क्योंकि इस सेक्शन में कहा गया कि आपको बहुत सारे डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगे, इसीलिए लोगों ने इसको बहुत जम के अप्रिशिएट नहीं किया। इसमें यही था कि जो 2.5 लाख तक टैक्स है, जस्ट अ मिनट, 2.5 लाख तक टैक्स है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख तक नो टैक्स। उसके बाद 2.5 से 5 जाओगे तो 5%, फिर 5 से 7.5 पे जाओगे तो 10%, फिर ये 2.5 लाख बढ़ेगा तो ये 15%। मतलब इस तरह से था कि आपकी इसमें एक तरफ 2.5 लाख रुपए की इनकम बढ़ती है और दूसरी तरफ टैक्स रेट 5% बढ़ती जाती है। ठीक है, किसी किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, पर ये सिस्टम बेसिकली इंडिविजुअल HUF के लिए आया था और मेन इसका ड्रॉबैक ये था कि बहुत सारे डिडक्शन देने से मना कर दिया गया। ठीक है सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑन द पॉलिसी ऑफ assessee's लाइफ, स्पाउस लाइफ, फादर्स लाइफ, चिल्ड्रंस लाइफ। इसका आंसर है सर फादर्स लाइफ। अगर कोई मिस्टर ए है, अगर वो अपने जीवन का जीवन बीमा प्रीमियम देते हैं या अपने स्पाउस यानी अपनी जो जीवन साथी है उनकी मिसेस, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, या अपने बच्चों का इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, बच्चा बॉय हो, गर्ल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, इनडिपेंडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सब के लिए तो आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर कोई असेसी अपने माता पिता के जीवन के लिए पॉलिसी लेता है तो उस पर आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है सर, तो इसका आंसर C रहेगा। बहुत ही बेसिक बुनियादी क्वेश्चन था। खैर अगला क्वेश्चन है विच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ HUF फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स। अब 4 इनकम गिवन है, इसमें से कौन सी इनकम HUF की मानी जाएगी? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द फैमिली आफ्टर दिसंबर 1969 बाय मेंबर। तो 1 जनवरी 1970 या उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी, कोई मेंबर अपनी प्रॉपर्टी HUF को देता है तो भी वो जो इनकम होगी वो मेंबर की मानी जाएगी। ठीक है, तो पहली जो इनकम इस क्वेश्चन में है वो तो मेंबर की मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम इम्पार्टिएबल एसेट, अगर आपके पास कोई अविभाजनीय संपत्ति है, परिवार के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, तो वो किसी मेंबर के नाम कर दी जाती है। तो HUF की प्रॉपर्टी होते हुए भी वो इनकम
मेंबर की मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द फैमिली, ये इनकम फैमिली की मानी जाएगी। अगर HUF ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है अपने सोर्सेज से तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो HUF की मानी जाएगी। सैलरी इनकम गिवन टू अ मेंबर ऑफ फैमिली, सैलरी से जो इनकम होती है वो उस इंडिविजुअल की खुद की इनकम होती है, चाहे वो अपने HUF में काम करता हो या कहीं और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम करता हो। HUF को कभी भी सैलरी की इनकम नहीं हो सकती, आप सिंपल समझ लीजिए, क्योंकि सैलरी कमाने के लिए किसी पर्सन का किसी के यहाँ एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। HUF किसी के यहाँ एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता। तो ये वाली लास्ट इनकम जो है ये भी मेंबर को होने वाली इनकम है। इस क्वेश्चन में जो HUF को अपने इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई है ना वो परिवार की आय मानी जाएगी। On which income deductions under section 80C to 80U shall not be allowed? Long term and short term capital gain, casual income, income of undisclosed sources, all of the above. देखिए सर, ये बात सच है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG में से आपको डिडक्शंस नहीं मिल सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से मिल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, और पहला ऑप्शन गलत हो गया तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गया। तो इसका सिंपल आंसर है कि सर कैजुअल इनकम में से, मतलब कभी कभी आपको चारों ऑप्शन नहीं भी आते ना तो भी आप कुछ ऑप्शंस की नॉलेज के बेस पे, और ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव वैसे खराब क्वेश्चन होते हैं लेकिन कई बार आपको ये सॉल्व करने में मदद करते हैं। क्या कैजुअल इनकम इसका आंसर है। आप कैजुअल इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। सपोज करो आपकी 4 लाख की लॉटरी की इनकम है और 1 लाख की आपकी बिजनेस की इनकम है, आपकी 5 लाख की इनकम है, और अगर आप ATC का डिडक्शन चाहते हो तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ही मिल सकता है। कि आप कहेंगे सर ATC का लिमिट तो 1.5 लाख का है, नहीं, ATC से ATU तक बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, लेकिन डिडक्शंस कभी भी आपको कैजुअल इनकम में से नहीं मिल सकते। इन अदर वर्ड्स कैजुअल इनकम फुल्ली टैक्सेबल होती है, उसको बचाने का या उस पर टैक्स बचाने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन विच इनकम नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, नो लॉस इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एंड नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम सच इनकम इज गिवन। कैपिटल गेन में से आप सेट ऑफ कर सकते हो, खर्चों की परमिशन भी मिलती है। कैजुअल इनकम, इसका आंसर सर कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम में 3 प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आपने लॉटरी जीती और लॉटरी जीतने के लिए आपने लॉटरी पे पैसा खर्चा किया तो उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी, ठीक है। या आपने लॉटरी से पैसे जीते और आपने कहीं हॉर्स रेस में पैसे हारे और आप कहें कि मैं कैजुअल लॉस को सेट ऑफ कर दूंगा, तो वो भी आप नहीं कर सकते। इसी तरह से आप चाहते हो कि कैजुअल इनकम में से मैं कुछ इन्वेस्ट कर दूं या कुछ खर्चा कर दूं तो मेरे को ATC से ATU का डिडक्शन मिले, आपको वो भी नहीं मिल सकता। तो कैजुअल इनकम एक तरह से गवर्नमेंट इसको कहें डीमोटिवेट करना चाहती है कि लोग मेहनत करें, ये जो कैजुअल इनकम वाले शॉर्टकट रास्ते हैं उन पर ना जाए। तो उसको डीमोटिवेट करने का तरीका है कि ना तो कोई खर्चा अलाउड होगा, ना कोई सेट ऑफ अलाउड होगा, ना कोई डिडक्शन अलाउड होगा। तो ये मंशा वैसे है, ठीक है सर। कैजुअल इनकम में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। वेल 75th फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम आर परमिसिबल टू अ कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C से 80U, 80G to 80LA, 80C, 80D, 80DD, 80EE, नन ऑफ द अबव। सर इसका आंसर बी होगा, 80G से 80LA। 80G का आपका डिडक्शन होता है डोनेशन का, उसके बाद और भी डिडक्शन है जैसे लाइक 80GGB है पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन का, और फिर 80IA, IB न्यू बिजनेस, बिजनेस इन स्पेशल स्टेट्स, स्टार्टअप्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब के डिडक्शंस हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे या जैसे आप कंपनी टैक्सेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के डिडक्शन होते हैं ATC, ATD, वो सब इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। तो ATC, ATD जैसे गया तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गया और थर्ड C ऑप्शन भी चला गया। तो 80G से 80LA तक के ऑप्शन ही एक कंपनी को मिला करते हैं। इसमें LA आखिरी है, जहां अगर कंपनी कोई ऑफशोर बैंकिंग करती है, ठीक है, किसी सामुद्रिक एरिया में बैंकिंग यूनिट की स्थापना करती है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाके बैंकिंग यूनिट स्टैब्लिश करती है, तो वहां कंपनी को डिडक्शन मिलता है 80LA का। तो 80G से 80LA इसका आंसर है। कंपनीज को यही डिडक्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मैट एट द रेट 18.5% इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज बुक प्रॉफिट। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि बस आपने वो टॉपिक देखा भी हो ना तो आपका काम हो जाता है। इन डेप्थ तो बुक प्रॉफिट निकालना बहुत लंबा चौड़ा काम है।
अपने को पता है कंपनी पे दो तरह का टैक्सेशन सिस्टम होता है, एक P&L वाले रास्ते से आते हैं नॉर्मल टैक्सेशन, और एक होता है बुक प्रॉफिट वाले रास्ते से टैक्सेशन। और 18.5% मिनिमम टैक्स देना ही देना पड़ता है। आपका हो सकता है वैसे टैक्स ना बने, पर 18.5% की वजह से आपका टैक्स बनता ही बनता है और उतना आपको देना पड़ता है मिनिमम। ठीक है सर, चलिए तो इसका आंसर बुक प्रॉफिट रहने लगेगा। From the assessment year 2021, balance amount of income will be taxable under section 115BA at the rate. Well, ये 115BA जो है ये कंपनीज के लिए टैक्स रेट है और उनके लिए टैक्स की रेट 25% डिसाइड हुई है इस सेक्शन में। मतलब जनरली क्या होता है कि कंपनीज की टैक्स रेट 30% होती है, लेकिन कुछ खास रही कंपनीज की, जैसे अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, अपने कुछ डिडक्शंस अवेल नहीं करती, समथिंग 32 AD हुआ, एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन अलाउंस वाला सेक्शन, या स्पेसिफाइड बिजनेस वाला सेक्शन है, वो कुछ डिडक्शंस अगर ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, या रिसर्च के लिए जो पैसा देते हैं या स्किल डेवलपमेंट वाले जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है, ये सब अगर इग्नोर करने को तैयार हैं तो उनके ऊपर 25% की रेट से टैक्स लगेगा। ये है सेक्शन 115BA। वेल, अगला क्वेश्चन है effective rate of tax on income from undisclosed source if under section 115BE for the assessment year 2021। देखिए समझिएगा, अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब क्या, कि अगर आपने कोई, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है और आपने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया और वो पैसा कहाँ से आया वो नहीं बताया, आपके पास कोई मनी मिला, आप बता नहीं पाए कि वो कहाँ से आया ये सब अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज हैं। इसके ऊपर टैक्स रेट है बहुत ज़्यादा, 60% टैक्स रेट है और 25% सरचार्ज है। अब 60% तो आपका टैक्स रेट हो गया, 25% आपका सरचार्ज हो गया, ठीक है, तो आप इसका निकालने लगेंगे तो 15% और लग गया, 75%, और 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया। तो अल्टीमेटली इट कवर्स, ये लगभग आपका 78% हो जाता है। ठीक है सर, तो 78% इसका आंसर होगा कि अनडिस्क्लोज सोर्सेज पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त टैक्स पे करना पड़ेगा, 78%। इसके अलावा कुछ केसेस में पेनल्टी का भी प्रोविजन होता है, बट अभी के लिए 78% ठीक है। चलिए सर, 79 क्वेश्चन, फॉलोइंग आइटम इज नॉट टू बी डिडक्टेड व्हेन बुक प्रॉफिट ऑफ फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड। जब हम फर्म के बुक प्रॉफिट निकालते हैं रेम्यूनरेशन के पर्पज से, क्योंकि उसमें हमें लिमिट देखनी होती है कि ज़्यादा रेम्यूनरेशन ना चला जाए पार्टनर्स को, तब ये कहता है कौन सी आइटम को डिडक्ट नहीं किया जाता, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अब देखिए, अगर आपकी इनकम में इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंक्लूड है, यानी किसी अन्य सोर्स की इनकम इंक्लूड है, तो आप उसे रिड्यूस करते हैं। तो पहली आइटम को तो आप माइनस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पॉइंट कहता है अलाउएबल इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स। अगर आपने पार्टनर्स को 12% तक इंटरेस्ट दिया है तो वो एक अलाउएबल आइटम है, यानी वो एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउड है, तो उसे भी डिडक्ट किया जाता है। बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड ये नहीं होता, ठीक है। रेम्यूनरेशन निकालते समय जो लास्ट ईयर के आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेस चल रहे हैं उन्हें हम कंसीडर नहीं करते, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम जरूर लेस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को हम कंसीडर करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है सर। बिजनेस जो थर्ड पॉइंट है कि बिजनेस लॉस जो पीछे से आ रहा है उसे हम बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय लेस नहीं करते, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मैंने इनकम टैक्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं, MCQ सीरीज ही है, तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। टैक्स रेट ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज एप्लीकेबल इफ पर्सनल इनकम ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्टनर इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, हमें पता है जब हम AOP के क्वेश्चन करते हैं तो एसोसिएशन के मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी एसोसिएशन में कोई कंपनी मेंबर है या कोई ऐसा मेंबर है जिसकी पर्सनल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लॉजिकली समझें तो AOP की जो रेट है वो डिसाइड होती है उसके मेंबर्स के आधार पे। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर मेंबर में से किसी की भी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो AOP पे मैक्सिमम टैक्स लगेगा। अब मैक्सिमम टैक्स कितना लगेगा, तो सर 30% तो टैक्स की रेट है जो मैक्सिमम है, ठीक है, और 37% सरचार्ज है। तो 30 और 37% आप उसका सरचार्ज निकालिए तो आप 41.1 के आसपास पहुंच गए। और उसके बाद आप इसमें 4%
हेल्थ एंड एजुकेशन का ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आप इस पे पहुंच जाएंगे 42.744% पे। तो MMR आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देना पड़ेगा, तो ए इसका आंसर होगा। ओके, होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं आगे भी और वीडियोस बनाता रहूँगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो उसकी आपको जानकारी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।